भारत में अंग्रेजी की कहानी में ना एक बहुत गहरा विरोधाभास है। ये वो जुबान है जो एक शाही हुक्म सुनाने आई थी, पर वक्त के साथ यही जुबान इस राष्ट्र की आवाज बन गई। तो चलिए इस पेचीदा और दिलचस्प सफर को समझने की एक कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी का सार शायद एक छोटे से अनुभव में छिपा है। लेखक याद करते हैं कि कैसे उन्होंने एक सिक्किमी अवधारणा पांगठो को समझाने की कोशिश की। अब ये पांगठो सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, ये पहाड़ों के बीच सफर के दौरान रुकने का वो लम्हा है जिसमें थकान और सुकून दोनों का एहसास घुला होता है। एक ऐसा शब्द जिसका कोई सीधा अनुवाद नहीं है और उसे समझाने के लिए एक पूरा वाक्य, फिर एक पैराग्राफ और फिर एक कहानी बनानी पड़ती है। यही तो भारत में अंग्रेजी की यात्रा रही है, भाषा की नाकामी और फिर उसकी एक नई खोज। तो भारत में अंग्रेजी की कहानी की शुरुआत साहित्य से नहीं बल्कि नीति से होती है। ये समझना अहम हो जाता है कि अंग्रेजी को यहाँ एक बहुत खास मकसद से लाया गया था, और वो मकसद सांस्कृतिक नहीं था, वो प्रशासनिक था। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की ये शब्द सिर्फ एक विचार नहीं थे, ये एक सोची समझी योजना थी। उनका लक्ष्य एक ऐसा तबका तैयार करना था जो हुकूमत करने वालों और जिन पर हुकूमत हो रही है उनके बीच एक दुभाष्य का काम करे। एक ऐसा वर्ग जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच, अपनी पसंद, अपनी नैतिकता में पूरी तरह से अंग्रेज हो। भारतीय लेखन पर इस सोच की एक बहुत लंबी और गहरी छाया पड़ी। तो इस औपनिवेशिक परियोजना ने अंग्रेजी में लिखने वाले शुरुआती भारतीय लेखकों के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। वे एक ऐसी भाषा में लिख रहे थे जो उनके घर, उनके बाजार, उनके खेत की नहीं थी। इससे लेखक और उसके अपने माहौल के बीच एक गहरा अलगाव पैदा हो गया। उन पे लगातार ये दबाव था कि वो भारत को बाहरी दुनिया के लिए समझाएं, और साथ ही उन्हें अपनी ही जमीन पर अप्रामाणिक होने के सवालों से भी जूझना पड़ रहा था। और यहीं आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता था, खासकर आज़ादी के आंदोलन के दौरान। जो भाषा गुलामी का प्रतीक थी, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे एक राष्ट्र की आत्मा को कैसे आवाज़ दे सकती थी। लेखकों के लिए ये एक प्रामाणिकता का संकट था। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। भारतीय लेखकों ने इस चुनौती का जवाब नकल करके नहीं, बल्कि भाषा पर एक तरह से कब्जा करके दिया। उन्होंने अंग्रेजी को वैसा का वैसा नहीं अपनाया, बल्कि उसे तोड़ मरोड़कर अपना बना लिया। राजा राव के ये शब्द एक तरह से भाषाई आज़ादी का ऐलान थे। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों की तरह नहीं लिख सकते, और न ही सिर्फ भारतीयों की तरह। भारतीय अंग्रेजी की जो लय है, जो गति है, वो अलग होनी ही चाहिए। इस एक विचार ने एक बिल्कुल नई तरह की अंग्रेजी के लिए रास्ता खोल दिया, जिसे भारतीय संवेदनाओं के हिसाब से ढाला जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को सलमान रुश्दी ने एक बड़ा मज़ेदार नाम दिया, चटनीफिकेशन। जैसे चटनी में कई स्वाद घुल मिलकर कुछ नया बनाते हैं, ठीक वैसे ही भारतीय भाषाओं के शब्दों और मुहावरों को अंग्रेजी में बिना किसी सफाई के, बिना किसी अनुवाद के मिला देना। ये सिर्फ लिखने का एक नया स्टाइल नहीं था, ये एक राजनीतिक कदम भी था। ये भाषा को मजबूर कर रहा था कि वो भारतीय शर्तों पर जिए। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो मलयालम के वाक्य बनाने के तरीके और शब्दों को अंग्रेजी के साथ ऐसे गूंथती हैं कि एक अनोखी, एक लयबद्ध भाषा तैयार होती है। जैसे ये पंक्ति है, चौथाई। अब चौथाई एक मलयालम शब्द है, लेकिन रॉय ना तो इसका अनुवाद करती हैं और ना ही इसे इटैलिक्स में लिखती हैं। एक तरह से पाठक को उस अपरिचित ध्वनि के साथ ठहरना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है। इस नई गढ़ी हुई भारतीय अंग्रेजी ने साहित्य के दायरे को दो अलग अलग दिशाओं में एक साथ फैलाया। इसने भारतीय कहानियों को दुनिया के मंच तक पहुंचाया और साथ ही भारत के भीतर भी एक पुल का काम किया। तो ये दोहरी भूमिका बहुत दिलचस्प है। एक तरफ इसने प्रवासी लेखकों को अपनी पहचान को टटोलने का एक मंच दिया और भारतीय साहित्य को बुकर जैसे पुरस्कारों से दुनिया भर में पहचान दिलाई। तो दूसरी तरफ ये भारत की अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद के लिए एक संपर्क भाषा बनी, जिससे अलग अलग भाषा परंपराओं के बीच एक संवाद मुमकिन हो सका। बुकर पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से जो व्यावसायिक मान्यता मिली, उसने दुनिया को एक साफ संकेत दिया कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य अब एक बहुत बड़ी साहित्यिक शक्ति है। रुश्दी, रॉय और बाद में अरविंद अडिगा की जीत ने इस बात पर मुहर लगा दी। अंग्रेजी एक ऐसा मंच भी बनी उन आवाज़ों के लिए जो शायद क्षेत्रीय भाषाओं में हाशिए पर रह जाती।
प्रवासी लेखक, वर्जित समझे जाने वाले विषयों पर लिखने वाली महिलाएं, दलित लेखक और क्राइम थ्रिलर जैसी नई विधाएं, इन सभी को अंग्रेजी के जरिए एक बड़ा पाठक वर्ग मिला। तो अब आते हैं आज के दौर में। वो जो केंद्रीय विरोधाभास है वो आज भी बना हुआ है, लेकिन एक ज्यादा वैश्वीकृत और डिजिटल भारत में उसका रूप जरूर बदल गया है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तमाम कलात्मक जीतों के बावजूद सामाजिक चुनौती अभी भी बनी हुई है। भारत में अंग्रेजी आज भी वर्ग की, क्लास की एक पहचान है, और जब तक अच्छी अंग्रेजी शिक्षा कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहेगी, तब तक ये साहित्य पूरी तरह से राष्ट्रीय साहित्य होने का दावा करने में संघर्ष करता रहेगा। चुनौती थी भाषा से बचना, और विस्तार था भाषा को भारत में बचाए रखना। इस कोशिश में भारतीय साहित्य की जीत हुई। उसने उस जुबान को ही बदल कर रख दिया जो उसे नियंत्रित करने आई थी, और उसे अपनी लय दी, अपनी आत्मा दे दी।